हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस की तैयारी। तो अभी तक देखिए हमने 9-10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जो कि एसएससी जेई के अंदर हमारे जो बीम्स के क्वेश्चंस थे उस कैटेगरी के, जो कि हमें साइज जो है गिवन है। जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं आपके, उस तरह का हमने सारा ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है। अभी हम थोड़ा उसी कैटेगरी के जो बीम के साइज हमें गिवन है उस कैटेगरी के अंदर ही 2-3 क्वेश्चंस हम थोड़े एडवांस लेवल के करते हैं। थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल के जो पूछे जा चुके हैं वो हम देख चुके हैं कि कितने तरह के क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक लेवल ऊपर। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो तो एसएससी जेई आपका कवर हो जाएगा पूरा, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचेगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक स्टेप ऊपर का भी क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम इसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द होलो बॉक्स सेक्शन। ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने प्री की क्लासेस अटेंड करी हैं उन्होंने ये पहले किया होगा, हम वहां पे भी हम ये देख चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए हमने वहां पे भी किया था। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द होलो बॉक्स सेक्शन आरसी बीम। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। होलो बॉक्स सेक्शन है आपका, खोखला है एक बॉक्स सेक्शन, वो आपका बीम है आरसी बीम, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम यूजिंग डब्ल्यूएसएम की हेल्प से आपको सारा डिजाइनिंग जो है वो करना है। यहाँ पे M20 कंक्रीट दिया हुआ है, Fe415 स्टील दिया है। द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर 50 mm थिक। जो आपकी बेसिकली जो थिकनेस है, मोटाई है आपके बॉक्स की, उसकी वॉल्स की वो है 50 mm। ठीक है, इट इज रीइंफोर्स्ड विद 4 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बार्स। ठीक है भाई, 16 mm के आपको यहाँ पे 4 स्टील बार्स दिए हुए हैं एज शोन इन फिगर। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4 आपको स्टील बार्स दिए हुए हैं डायमीटर 16 mm के। तो इस तरह से अरेंजमेंट दिया, डायग्राम आपको मेंशन्ड है। द इफेक्टिव कवर टू मेन स्टील इज 40 mm। 40 mm का आप लोगों को यहाँ पे कवर दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर। अब इसके बाद इफेक्टिव कवर टू मेन स्टील इज 40 mm। द होलो पोर्शन ऑफ द बीम इज 300 by 300 mm। होलो पोर्शन जो है आपका, ये बीच में जो खोखला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ये जो पोर्शन है आपका 300 ऐसे और 300 ऐसे, ये आपको दिया हुआ है। एंड आउटर डायमेंशंस ऑफ द बीम आर 400 by 400, मतलब यहां से यहां तक ये जो टोटल डायमेंशन है 400 और इधर भी ऐसे 400 दी हुई है आपको। अलाउएबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल्स टू 7 मेगापास्कल। अलाउएबल आपको स्ट्रेस मतलब सिग्मा सीबीसी दी हुई है 7। ठीक है, न्यूटन, मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसी को ही मेगापास्कल बोल देंगे। अलाउएबल स्ट्रेस इन स्टील 230, मॉड्यूलर रेशियो 13.33 एंड 20 इन टेंशन एंड कंप्रेशन। मतलब ये आपको 1.5 m की वैल्यू दी हुई है बेसिकली, कि कंप्रेशन जोन में मॉड्यूलर रेशियो आप इतनी यूज करोगे और टेंशन में इतनी यूज करोगे। तो देखते हैं इसकी जहां पे यूज पड़ेगी वहां पे इसको यूज भी करेंगे, तो उस टाइम पे देखेंगे कि क्या चीज है। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपको यहाँ पे रीड करनी आनी चाहिए। मतलब आपको देखो यहाँ पे कवर कितना दिया हुआ है, द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर 50 mm थिक। मतलब ये जो आपकी वॉल्स हैं ये 50 mm की थिकनेस इनकी दी हुई है आपको। ठीक है भाई, और इफेक्टिव कवर टू द मेन स्टील इज 40 mm। जो मेन स्टील्स दिए हुए हैं आपको, ये 40 mm का इफेक्टिव कवर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ये चीज क्लियर सबको। और इसके अलावा साइज दिया हुआ है 300 by 300, ये 400 by 400, ये सारी चीजें हमें मेंशन्ड है। और पूछा क्या है बेसिकली हमें, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यूएसएम से। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, C इंटू लीवराम या फिर T इंटू लीवराम, फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है भाई, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि किस तरह का सेक्शन है बेसिकली हमारा, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है या बैलेंस्ड है, कैसा है, वो चीज हमें यहाँ पे पहले चेक करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से मैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। ठीक है, प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है जो हम नॉर्मली करते हैं। डिफरेंस सिर्फ किसके अंदर आएगा, जब हम सी फोर्स निकालेंगे, लीवराम निकालेंगे, वो फोर्सेस निकालनी ही हमारे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी जो नॉर्मली हम निकालते थे। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सेक्शन जो है वो अब यहाँ पे बिल्कुल
सेम वो नहीं है इसका, बेसिकली रेक्टेंगुलर पोर्शन नहीं है एक पूरा का पूरा। यहाँ पे हमारा होलो पोर्शन है, कहीं पे मटेरियल है कहीं पे मटेरियल नहीं है। उसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है, बस चीजें कैलकुलेट कैसे करनी है, ज्योमेट्री समझना आपको बस इसकी थोड़ी सी, वही एक टास्क है, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है भाई, जो दिया है पहले वैल्यूज उनको लिख लो। ठीक है, सबसे बेसिक स्टेप, तो जो वैल्यूज दी हैं हमें पहले तो उन्हीं को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, द वॉल्स थिकनेस दी हुई है 50 mm। ठीक है, इसका यूज करेंगे जब हमें आएगा लिख लेंगे। और 16 mm के हमें AST कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लो। टेंशन में 2 स्टील बार है तो आपका यहाँ पे 2 × π/4 इंटू में 16 mm के दिए हुए हैं, 16²। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा। और ASC, ये ASC हो गया और AST सेम है ना दोनों, तो ये भी हमारा 2 × π/4 इंटू 16² आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं अभी इसको क्या है। और इसके अलावा हमें इफेक्टिव कवर दिया हुआ है 40 mm का। ठीक है भाई, एंड मेन स्टील इज इतना, एंड हॉलो पोर्शन का साइज दिया हुआ है हमें अंदर का, और आउटर टू आउटर हमें कितनी दी हुई है, जो विड्थ है B है हमारी 400 mm, और जो कैपिटल D है वो भी 400 mm है। तो स्मॉल d कितना हो जाएगा भाई हमारा, कैपिटल D माइनस कवर, इफेक्टिव कवर, तो 400 माइनस इफेक्टिव कवर कितना दिया हुआ है 40, ये हो गया हमारा 360 mm का इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे हमारी 360 mm आ गई। सिग्मा CBC दी हुई है 7 Nm/mm², या मेगा पास्कल, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्मा ST दी हुई है हमें 230। मॉड्यूलर रेशो भी दी हुई है भाई 13.33, और 1.5 m की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 20, या कंप्रेशन में आप मान सकते हो, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यूज हमें जो है मेंशन्ड है, दी हुई है। AST और ASC कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2 × π/4 इंटू 16², 402.1 mm²। ये भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टेप 1 हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो यार, अब स्टेप 1 सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसी को ही डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन जो करनी है उसके लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसका भी हम यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर, टेढ़ा तो नहीं बन रहा ये, चलो जैसा भी बन रहा है। हमारी जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी भाई। स्ट्रेस डायग्राम जब बनाएंगे हम तो कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा रब कर सकता हूँ भाई मैं स्टेटमेंट, ताकि यहाँ पे ये वैल्यू तो लिख चुके हैं हम, 20 जो है टेंशन और कंप्रेशन में, मतलब 13.33 और 20, तो ये वैल्यू लिख चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा CA, ये हो गया XA। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है यहाँ पे एक आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है आपका, तो यहाँ पे भी आपको एक C' मिलेगी।
C1 दिखा देते हैं, चलो C डैश में कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज C1 बस रिप्रेजेंटेशन है। और एक यहाँ पे, यहाँ से आपका सेक्शन जो है ये होलो है। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ये पहले एक बार ये देख लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा क्या है, DC कवर है, कितना है 40 mm, ठीक है भाई। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 50, तो ये क्या हो गया XA माइनस 50, ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा XA माइनस DC, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये हमारा हो जाता है TA अपॉन M, और ये डिस्टेंस हो जाता है D माइनस XA। ये सारी वैल्यूज अभी तक हमें नॉर्मली पता हैं, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट भी करनी है सारी वैल्यूज। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो अब हमारा ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी आउटर बाउंड्री है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो कि अंदर से खोखला है। यहाँ से ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे, ये खाली है, यहाँ पे कोई भी कंक्रीट नहीं है, सिर्फ कंक्रीट हमारा यहाँ पे है। ये जो चीज़ है ये ऐसे बना हुआ है, क्लियर। तो बीच में खोखला है, ये इसकी वॉल्स की थिकनेस है जो कि हमें 50 mm दे रखी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये चीज़ क्लियर है भाई सबको? तो ये हमें पता चल गया। और हमें यहाँ पे स्टील बार्स दिए हुए हैं और ये स्टिरप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा सेक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ, इसी को मैंने यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। नॉर्मली जब हम करते हैं तो CA और TA बाई M ये तो हम करते ही हैं। डबली रीइंफोर्स जब हो जाता है तो यहाँ पे एक C डैश की वैल्यू कर देते हैं, जो कि जहाँ पे हमारा कंप्रेशन जोन में स्टील दिया हुआ है वहाँ पे भी मैं एक स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ ताकि मुझे फोर्स पता चले। बट इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक C2 फोर्स भी करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ही सिर्फ कॉन्क्रीट है, इसके नीचे कॉन्क्रीट नहीं है इस पोर्शन में, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी जानना जरूरी हो जाएगा जब मैं इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा C फोर्स की। जब करेंगे तो तब इसको फिर से समझेंगे, अभी इतना लिखा है तो इतना काफी है। इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, XU लिमिटिंग, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा XC क्रिटिकल डेप्थ। WSM से कर रहे हैं तो इसलिए XC। तो XC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, K इंटू D होता है वैसे तो। और अगर आपको यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं, तो जैसे M20 कॉन्क्रीट दिया हुआ है और आपको Fe415 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी K की वैल्यू है 0.4 आपकी माइल्ड स्टील के लिए होती है, 0.289 415 और 0.253 आपकी Fe500 के लिए, ठीक है। अगर नहीं याद, ठीक है, सपोज नहीं याद, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला लिख लेना बस, क्या होगा MC अपॉन T प्लस MC इनटू में D कितना कैलकुलेट किया था हमने 360, तो यहाँ से MC की वैल्यू 93.33। ये भी याद नहीं है किसी को तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और T कितना दिया हुआ है हमें, ये रहा 230। T मतलब क्या हो गया, सिग्मा ST 230 प्लस 93.33, ये हमारा इनटू में 360 भी आ जाएगा, इनटू 360। तो यहां से XC की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 93.33 अपॉन 230 प्लस 93.33 इंटू 360, 103.9, 103.9 mm। XC की जो वैल्यू है हमारी इतनी आ जाती है भाई। तो क्लियर, ठीक है भाई, हमें XC का पता चल गया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए XA निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, XA इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करते हैं इसके अंदर हम XA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए।
मोमेंट ऑफ एरिया आप कैलकुलेट जब करोगे, इक्वेट करोगे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से, ये आपकी क्या है न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का और नीचे का ये आपको कंपेयर करना है बेसिकली मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसके ऊपर का जो मोमेंट ऑफ एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, इसके ऊपर का जो कंक्रीट है, मतलब आप यहां से लेके यहां तक का पहले कर लो। आप इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, सपोज ये यहां से लेके यहां तक का एक हो गया ये पोर्शन, ठीक है, एक हमारा ये पोर्शन हो गया और एक हमारा ये पोर्शन हो जाएगा, ये प्लस ये। यहां पे ही है हमारा सिर्फ कंक्रीट, बीच में तो खाली है ना। तो सपोज हमने इसको नाम दिया है 1 और ये है हमारा सपोज 2 और ये है हमारा सेक्शन नंबर 3। तो 2 और 3 तो जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे भाई। इनको तो मैं 1 का निकाल दूंगा तो इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो दोनों का आ जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर 1 का निकालना है और सेकंड का निकालना है मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। सेकंड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों का आ जाएगा। तो बेसिकली 2 चीजों की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 का अगर करते हैं, ठीक है, या देखो अब मैंने आपको देखो ये एक चीज और बताई है, 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा भी समझा देता हूं क्योंकि दूसरा इजी है बेसिकली। या तो हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 इन तीनों का अलग अलग निकाल ले, मतलब 1 का अलग निकाल ले, 2 का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहां से भी मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो 2 कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेंगी और वो हमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पहले इसका अलग से निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा, ठीक है। बट इसके अलावा भी मैं क्या कर सकता हूं, और इसके अलावा एक मेरा फोर्थ भी तो आएगा ना यहाँ पे, ये आपका जो स्टील सेक्शन है यहाँ पे, तो ये नंबर 4 हो जाएगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इतनी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। एक आपका आसान तरीका क्या है कि आप यहां से लेके यहां तक ये पूरे का आप निकाल लो, ठीक है, इस पूरे पोर्शन का निकाल लो, उसमें से इसका माइनस कर दो आप, ठीक है। तो आपको इसका मिल जाएगा रिजल्टेंट का, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इजी पड़ेगा जो मैंने दूसरा बताया, दूसरा मेथड जो बोला है वो इजी पड़ेगा। क्यों, सॉरी क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का एक रेक्टेंगल की तरह आपको कैलकुलेट करना है जो आप नॉर्मली करते हो, तो वो इजी है कैलकुलेट करना। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ही है जो आपको माइनस करना है उसमें से। तो इसको आपको कैलकुलेशन जब करोगे तो ये इजी पड़ेगा बजाय कि इसके। अदरवाइज आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, आगे यूज होंगे ये, इसलिए मैंने ये सेक्शंस भी आपको ड्रॉ करके बता दिए, ठीक है। प्लस आप जो यहाँ पे कंप्रेशन में स्टील है उसका भी आप ऐड करोगे जो हम नॉर्मली करते हैं। तो देखो मैं कर रहा हूं दूसरे मेथड से, टोटल का निकाल के उसमें से इसका माइनस कर दूंगा। सपोज ये हमारा नंबर 4 है, क्लियर। तो टोटल का निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। टोटल का जो हमारा मोमेंट ऑफ एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, b इंटू XA²/2। यही करते हैं हम, क्या करते हैं, टोटल b लेंथ है हमारी, ये जो b है, इंटू में XA, b इंटू XA, इसका एरिया आ गया, इंटू में इसका डिस्टेंस CG तक का, ये क्या होगा XA/2, तो वो BXA²/2 कर दिया मैंने। टोटल में से माइनस करूंगा क्या, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये पोर्शन की कितनी विड्थ है 300, माइनस 300 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको यहां से टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो ये यहां पे मैंने कैलकुलेट करके लिखा भी हुआ है XA-50, इतना जो डिस्टेंस है, इंटू XA-50 इंटू में इसका CG, इसी डिस्टेंस का हाफ, XA-50/2, ठीक है। तो ये मुझे इस बचे हुए सेक्शन का जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया मिल गया। अब प्लस क्या करूंगा, यहाँ पे स्टील भी तो है ना, उसकी जगह भी तो मुझे करना है, कंक्रीट का लिख दिया मैंने, बट यहाँ पे ये स्टील भी माइनस करना था।
या इसको यहां पे लिख सकते हैं प्लस 1.5m माइनस 1 इंटू ASC। ठीक है, ये लिखते हैं हम यहाँ पे 1.5m माइनस 1 इंटू ASC। तो ये चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने कंप्रेशन की स्टील का यहाँ पे प्लस करके ऐड किया, सॉरी प्लस करके माइनस भी कर दिया, जो हम नॉर्मली करते हैं। ये हमारा जो माइनस किया था मैंने इसका। फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा शांति से आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले मैंने क्या किया, ये पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया, फिर मैंने कंप्रेशन स्टील का ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज किया यहाँ पे। अब इसको इक्वल्स टू m इंटू AST, ठीक है, इंटू में d माइनस, इसका भी डिस्टेंस हमने लिखा नहीं ना, ये डिस्टेंस भी तो लिखना था ना CG तक का, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका यहां से यहां तक का, XA माइनस DC, XA माइनस DC इक्वल्स टू m इंटू AST इंटू D माइनस XA। ये आपकी मूवमेंट ऑफ एरिया की इक्वेशन हो जाएगी। यहां से आप क्या करोगे, XA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। B की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 400, तो 400 XA स्क्वायर बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू XA माइनस 50 का स्क्वायर हो गया, ये यही हो गया, और प्लस 1.5m। 1.5m की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, ये देखो 20, तो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू में ASC, ASC कितना है 402.1 इंटू में XA माइनस कवर कितना दिया हुआ है 40 इक्वल्स टू 13.33 m की जो वैल्यू है इंटू में 402.1 इंटू 360 माइनस XA। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 400 अपॉन 2 तो ये हो गया आपका 200 XA स्क्वायर माइनस 150 बाहर हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 100 XA प्लस 19 इंटू 400 2.1 39.9, ठीक है, इंटू में XA माइनस 40 इक्वल्स टू 13.33 इंटू 400 2.1 59.9 इंटू 360 माइनस XA। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। ये 200 XA स्क्वायर माइनस 150 XA स्क्वायर माइनस 150 इंटू 2500 375 000 माइनस माइनस प्लस 15,000 XA, ठीक है, 15,000 XA प्लस 7639.9 XA माइनस 7639.9 इंटू 40 305596।
ठीक है भाई, इतना हो गया। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। इक्वल्स टू 5359.9 इंटू 360 192,956.4 माइनस सेम आ जाएगा 5359.9 XA। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई। XA वाली टर्म्स, XA स्क्वायर वाली टर्म्स जो है सारी की सारी सॉल्व कर लो यहाँ पे कोई भी। ये आपका यहाँ पे 50XA स्क्वायर हो गया, 50XA स्क्वायर, यही थी बस 2XA स्क्वायर की तो। और XA वाली टर्म्स कितनी है, 1 2 और ये 3, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगी। 15,000 प्लस 7639.9 और ये इधर जाएगी इक्वल टू के साइन के उधर, तो ये भी प्लस हो जाएगी, प्लस 5359.9 27,999.8। हाँ, और जो बाकी बची टर्म्स वो कौन सी हैं, -375,000 और -30,5596 और ये उधर आके प्लस हो जाएगी, +5 सॉरी ये वाली आएगी, ये माइनस हो जाएगी, वो तो XA वाली है ना, -1929564। ये आ गया हमारी -2610160। ये इक्वेशन बन गई भाई अब हमारी। ये XA आएगा इसके साथ में, ये है XA -2610160 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारी। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। A की वैल्यू है 50, B हो गया 27,999.8, C है -2610160। यहाँ से X आ गया 81.4 अप्रोक्स, 81.4 mm। XA की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से XA की जो वैल्यू है 81.39 आई है, बेसिकली 81.4 हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया इसको। तो अब XA को और XC को कंपेयर करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3, कंपेयर XA एंड XC। तो कंपेयर करेंगे तो XC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी भाई, 103.9। तो देयरफॉर XA is less than XC, that is 81.4 is less than 103.9 mm। हाँ यही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, therefore it is अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, और अंडर रीइंफोर्स्ड की कंडीशंस और क्या क्या होती हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड है तो आपका पहले क्या चीज फेल करेगी, स्टील। तो CA इज लेस देन सिग्मा CBC और TA इक्वल्स टू सिग्मा ST। ये वैल्यूज हो गई यहाँ पे हमारी। तो ये हमें पता चल गया कंडीशंस इसकी। अब हमें ये पता है कि अब ये अंडर रीइंफोर्स्ड है तो TA की वैल्यू सिग्मा ST के बराबर हो गई। तो ये TA अपॉन M हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा ST अपॉन M। तो यहाँ से ट्रायंगल रूल से हम CA की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, C1 की, C2 की भी, सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं एक एक करके। और इनकी जरूरत भी हमें पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें C4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक एक करके ये सारी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम तो सपोज हमारा क्या है, स्टेप नंबर 4, या हाँ स्टेप नंबर 4 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे अब यहाँ से हम, CA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल, फ्रॉम
सिमिलर ट्रायंगल रूल। अब सिमिलर ट्रायंगल रूल से आपको पता है कौन सी इक्वेशन बनाओगे भाई, सी ए और टी ए के रिस्पेक्ट में बनाना। तो सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू टी ए अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। यहां से आपको सी ए की वैल्यू पता चल जाएगी, टी ए आपको यहां से पता है क्या हो गया यहाँ अब सिग्मा एस टी। तो सी ए क्या आ जाएगा यहां से, सिग्मा एस टी अपॉन एम। सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या है, कितने दी हुई है 230, सिग्मा 32 सिग्मा एस टी क्या हो गया 230 अपॉन 13.33 इंटू में डी माइनस एक्स ए। डी कितना है 360 माइनस एक्स ए की वैल्यू क्या है 81.4, 81.4। तो ये तो हो गया सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू डी माइनस एक्स ए इंटू में एक्स ए इंटू 81.4। तो यहाँ से सी ए की जो वैल्यू है वो देखो कितनी आती है हमारी, टू 30 इंटू 81.4 ऑन 13.33 इंटू 360 माइनस 81.4, यह आ गया 5.04, 5.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है भाई। सी ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, C1 C2 की वैल्यूज भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर। तो अभी जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हैं वो आप लोग कर लो एक बार पूरा नोट डाउन, फिर इसको रब करते हैं, ठीक है, इरेज करेंगे, वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ेंगी। एक्स ए था 81.4, और सी ए कितना आ गया 5.04, और ये हमें पता है 230 अपॉन 13.33। इसके अलावा डी सी की वैल्यू हमें पता है 40, और जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी हैं अभी तक, तो कैलकुलेट तो यही करी हैं भाई, इसके अलावा कैलकुलेशन तो कुछ करी नहीं और, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है हमने कैलकुलेट करी थी, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर कौन सा होगा हमारा, 4 है, 4 ही चल रहा है। तो यहां से अब हमें ट्रायंगल रूल से ही C1 और C2 की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे अब। तो देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी ऐसी है कि 80% बच्चे तो इसकी ज्योमेट्री देख के ही इसको क्वेश्चन को छेड़ेंगे नहीं कि ये तो हमारे बस के बाहर है। बट आपको अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो उसके बाद सिर्फ ज्योमेट्री को ही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं बचा। और ज्योमेट्री भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से ही आपको रैंक मिलती है, जो बाकी सब छोड़ दे बट आप लोग करें, ठीक है। जो सब कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हो तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो अब नेक्स्ट करते हैं C1 कैलकुलेट करेंगे। C1 के लिए क्या बनाओगे भाई यहाँ पे, अब CA अपॉन XA इक्वल्स टू C1 अपॉन ये वैल्यू कितनी है XA माइनस DC, XA माइनस DC। तो CA की वैल्यू आपको पता है कितनी कैलकुलेट करी थी, CA की 5.04, तो 5.04 अपॉन 81.4 इंटू 81.4 माइनस 40। तो ये C1 आ जाएगा यहां से। C1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके लिख दो यहां पे। ये आएगा 5.04 इंटू 81.4 माइनस 40
अपॉन 81.4, 2.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो C1 भी हमने यहाँ पे लिख लिया कैलकुलेट करके। अब C2 कैलकुलेट कर लो भाई। सेम CA से ही कर लेते हैं। तो CA अपॉन XA इक्वल्स टू C2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है XA माइनस 50। तो यहां से C2 जो है वो क्या आ जाएगी 5.04 अपॉन 81.4 इंटू 81.4 माइनस 50। C2 जो है कितनी आ रही है 5.04 इंटू 81.4 माइनस 50 अपॉन 81.4, 1.944, मतलब 1.94 ही लिख लेते हैं, 1.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। C2 भी हमारी आ गई भाई यहाँ से। तो सारी वैल्यूज पता है भाई। अब हमें देखो C1 पता है, C2 पता है, CA पता है। अब जब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब टोटल C फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हमें इन सभी वैल्यूज का पता होना चाहिए था, ठीक है। अब इसके अलावा हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, लीवर आर्म। उसको समझने से पहले एक बार हम चलो पहले लीवर आर्म हम लिख ही लेते हैं। लीवर आर्म जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब इनको हम समराइज करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि इन वैल्यूज को यूज कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो लीवर आर्म के लिए भी हम देख लेते हैं वैल्यूज। तो लीवर आर्म के लिए भी चलो समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर लीवर आर्म निकाल लेंगे ताकि थोड़ा आसानी रहे हमें। अब देखो यार, हमें इसके बाद जो मेन कंपोनेंट हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, वो कैसे निकालूंगा मैं? या तो कंप्रेशन साइड से निकाल सकता हूं या फिर टेंशन साइड से। तो दोनों साइड से निकालूंगा तो मुझे काम जो है बराबर करना पड़ेगा, टेंशन से ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके अंदर एक रिजल्टेंट भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी हेल्प से अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो इससे बढ़िया कि मैं कंप्रेशन से ही कैलकुलेट कर लूं। तो कंप्रेशन से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 ऐसे करते हैं हम लोग। यहां पे हमें क्या चाहिए, वही चीज हमें इंक्लूड करनी है जो कि यहां पे इसकी स्ट्रेंथ को बना रही होगी। स्ट्रेंथ कौन बनाएगी? कंक्रीट या फिर हमारा स्टील, यही होगा। तो यहां पे कंक्रीट कहां प्रेजेंट है? सिर्फ इतने पोर्शन में कंक्रीट प्रेजेंट है, यहां पे कंक्रीट नहीं है, तो यहां की स्ट्रेंथ मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, या अगर करूंगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई भी चीज मजबूती नहीं दे रही सेक्शन नंबर 4 के अंदर। क्लियर? तो कई तरीके हैं मेरे पास यहां पे। या तो क्या करूं मैं कि इस पूरे सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है नंबर 1, जैसे हमने मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करते टाइम करी थी, कि इसकी स्ट्रेंथ निकालूं, फिर सेकंड की स्ट्रेंथ निकालूं, फिर प्लस थर्ड की स्ट्रेंथ निकालूं, इन तीनों की निकालूं, प्लस जो हमारा स्टील यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा है उसकी स्ट्रेंथ को निकालूं। ये चारों की स्ट्रेंथ निकाल के ऐड कर दूं, C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 प्लस C3 इंटू लीवर आर्म 3 प्लस C4 इंटू लीवर आर्म 4। ये कर सकता हूं मैं। दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है कि ये जो टोटल मैंने यहाँ पे माना है, ये पूरा टोटल जो सेक्शन है मेरा, इसकी स्ट्रेंथ टोटल की पूरे के अंदर कंक्रीट मान के माइनस 4 की स्ट्रेंथ जो है वो माइनस कर दूं, क्योंकि ये तो मेरी क्या है, मैंने एक्स्ट्रा मान ली थी ना, पूरा मान के जब मैंने कैलकुलेट करी, तो माइनस इतने की स्ट्रेंथ प्लस जो मेरा स्टील यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा है, जैसे मैंने बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन वर्क जो है हमारा बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर उससे करता हूं। अगर अलग अलग करूंगा तो मुझे यहाँ पे इतने की स्ट्रेंथ निकालूंगा तो ये ट्रेपीजियम पोर्शन आ जाएगा, इसका एरिया निकालूंगा, इसका लीवर आर्म इसकी हेल्प से निकालूंगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। हमें आसान रखना है काम, ताकि मिस्टेक भी ना हो और हमारा काम भी इजीली हो जाए। तो ऐसे ही करते हैं। पूरे सेक्शन का निकालूंगा, तो पूरे सेक्शन का जो लीवर आर्म आएगा वो कहां पे आता है हमारा, यहां कहीं आएगा, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा पूरे के लिए। अगर मैं पूरे की हेल्प से अगर निकालता हूं तो पूरे की हेल्प से जब निकालूंगा तो यहां पे मुझे कहीं सपोज एक फोर्स मुझे मिलेगी,
ये हमारी सपोज हमारी जो फोर्स है C1 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, तो ये CT नाम दे देते हैं इसको, सपोज CT, ठीक है। तो CT है हमारा एक ये टोटल, जो मैंने एक रिजल्टेंट आ गया हमारा बेसिकली, या CR बोल दो, रिजल्टेंट जो है हमारा एक टोटल, इस पूरे को मान के एक फोर्स हमारी ये आ जाएगी। और इसका लीवर आर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीवर आर्म ऑफ रिजल्टेंट। तो ये यहां पे कितने डिस्टेंस पे मुझे मिलता है भाई, कितने पे मिलेगा मुझे, ये XA/3 पे मिलता है। तो ये XA/3 डिस्टेंस होता है, तो ये कितना होता है रिजल्टेंट, D - XA/3, जो नॉर्मली हम निकालते थे पहले भी ट्रायंगल के हेल्प से, वही चीज की है हमने। तो पूरे का निकाल दिया मैंने। अब ये क्या करूंगा मैं, इतने पोर्शन का माइनस करूंगा, इतने पोर्शन का मतलब ये जो पोर्शन है। तो एक फोर्स हमारी यहां पे भी मुझे मिलेगी, जो रिजल्टेंट फोर्स मुझे दिखाई देगी। तो इसको भी मैं अब यहां पे, ठीक है, इस तरह से दिखा देता हूं। ये जो फोर्स है हमारी, सपोज C2 ही नाम दे देते हैं अब इसको, C2 फोर्स, ठीक है भाई। और एक इसका लीवर आर्म जो होगा वो हमें यहां पे देखने को मिलेगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये लीवर आर्म का डिस्टेंस जो होगा वो कैसे आएगा, हमारा लीवर आर्म 2 है, सपोज लीवर आर्म 2 जो होगा वो कितना होगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक का तो डिस्टेंस होगा हमारा पूरा का पूरा एज इट इज। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 50। तो 50 प्लस इसका यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये कितना डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस है XA/3, जो नॉर्मली जैसे यहां पे करते थे, बट यहां पे XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस कितना है, XA - 50। तो ये जो डिस्टेंस हमारा यहां पे बचा है, ये कितना हो जाएगा, XA - 50/3, ठीक है। तो लीवर आर्म 2 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल D में से D माइनस ये डिस्टेंस, तो टोटल D है हमारा -50, यहां पे पहुंच गए, माइनस इतना डिस्टेंस, कितना, XA - 50/3। तो ये मैंने यहां पे आपको दिखा दिया है, अलग से कैलकुलेशन करते टाइम भी वहां पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बस यहां पे आप इसको थोड़ा समझने के पर्पज से देख लो। और एक C3 फोर्स भी हमें मिलेगी, जो कि यहां पे होगी भाई, ये हमारी C3 हो जाएगी, ठीक है, जो कि स्टील पे मिलेगी हमें। और यहां पे हमारा जो लीवर आर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, D - DC, ये सिंपल है, D - DC, लीवर आर्म 3। थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लेक्स हो गया, ये थोड़ा खोच-पोच हो गया है, बट आपको समझ आना चाहिए भाई, जो जो मैंने बताई ये चीजें, ठीक है। वहां पे अलग से इसको लिखते हैं अब। तो यहां पे लिखो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप नंबर 5 था ये, स्टेप नंबर 5। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन था, तो इसलिए हम XA की वैल्यू ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू लीवर आर्म 1 CR इंटू लीवर आर्म R माइनस C2 इंटू लीवर आर्म 2 प्लस ये क्या है, C3 इंटू लीवर आर्म 3। ये हमारा क्या माइनस किया मैंने यहां पे, ये सेक्शन नंबर 4 का। अब फोर्सेस कैलकुलेट करो अलग अलग से, और इनके लीवर आर्म दिखा दो। CR जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स जो कि हमारा टोटल का था, हमारे इस टोटल सेक्शन का जो हमने यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो दिखाया होगा, वो कितना आएगा, पूरे सेक्शन की हेल्प से आएगा, कितना आएगा, पूरे के पूरे डायग्राम का एरिया, C फोर्स, पूरे डायग्राम का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है ये CA, इंटू में हाइट टोटल XA, इंटू में कितने विड्थ के लिए है टोटल, जो कि B विड्थ है हमारी, B इंटू XA इंटू CA/2 जो नॉर्मली लिखते हैं। तो ये हमारा C फोर्स आ गया। और लीवर आर्म क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाया था हमने, D - XA/3, D - XA/3। तो ये फोर्स भी आप कैलकुलेट कर दो। हाफ इंटू CA की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी भाई,
सी ए की वैल्यू हमने 5.04 निकाली थी ना, हाँ, इंटू एक्स ए था हमारा 81.4 इंटू बी कितना है 400। यहां से सी आर हमारा कितना आ रहा है 400, 200 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा, इंटू 81.4 इंटू 5.04, ये आ गया 82051.2 न्यूटन। और जो लीवर आर्म आएगा हमारा वो कितना आएगा d माइनस एक्स ए बाय 3, डी कितना है 360 माइनस 81.4 बाय 3, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 360 माइनस 81.4 डिवाइड बाय 3, 332.87 mm लीवर आर्म भी आ गया और हमारा सी आर भी आ गया यहाँ पे भाई, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, C2 क्या आएगा हमारा, C2 क्या था हमारा, ये सेक्शन नंबर 4 का जो फोर्स था, तो इतने छोटे वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो लेंगे हम, हाफ इंटू में इसका बेस क्या होगा, ये C2 फोर्स जो है, इंटू C2 इंटू में इसकी जो ये विड्थ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाली कितनी है एक्स ए माइनस 50 इंटू कितनी विड्थ के लिए है भाई, ये इतनी विड्थ के लिए, ये कितनी विड्थ है हमारी 300, तो ये 300 mm हमारी यहां से लेके यहां तक की जो है ये विड्थ दी हुई है, इनटू इतनी विड्थ के लिए हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है इनटू 300। और लीवर आर्म 2 क्या हो जाएगा, d माइनस 50, यहां तक पहुंच गए थे, माइनस एक्स ए माइनस 50 बाय 3, ठीक है, ये टोटल पे आएगा, ये 50 बाय 3 पे नहीं था, सिर्फ एक्स ए माइनस 50 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो d माइनस 50 माइनस एक्स ए माइनस 50, ये इसकी साइड थी, तो डिवाइड बाय 3, ये हमारा लीवर आर्म आएगा। इसको सॉल्व कर लो अब, हाफ इंटू में C2 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी थी भाई 1.94 इंटू एक्स ए माइनस 50 81.4 माइनस 50 इंटू में 300, ये हमारा कितना आता है देखो 81.4 माइनस 50 इंटू 300 इंटू 1.94 डिवाइड बाय 2, 9137.4, इतने न्यूटन हमारा C2 फोर्स आ गया। और लीवर आर्म 2 हमारा कितना आ रहा है 360 माइनस 50 माइनस एक्स ए कितना था 81.4 माइनस 50 बाय 3, ये आएगा हमारा 360 माइनस 50 माइनस 81.4 माइनस 50 अपॉन 3, 299.53 mm लीवर आर्म 2 आ गया हमारा यहां से, क्लियर। तो ये C2 फोर्स भी हमारी यहां पे आ चुकी है, लीवर आर्म 2 भी आ गया। अब C3 फोर्स निकाल लो भाई, C3 फोर्स क्या थी हमारी, जो कंप्रेशन साइड पे स्टील प्रेजेंट है उसकी फोर्स, तो वो कैसे निकालते हैं हम 1.5 m माइनस 1 इंटू में ASC इंटू में C1, ठीक है, ये हमारा एरिया, ये एरिया इंटू में ये इसका स्ट्रेस, और लीवर आर्म 3 D माइनस DC, ये करो कैलकुलेट, 1.5 m की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 माइनस 1 इंटू में ASC कितना था 402.1 इंटू C1 कितनी हमने कैलकुलेट करी थी भाई 2.56, तो ये आ जाएगी हमारी 19 इंटू 400 2.1 इंटू 2.56 19
558.14 न्यूटन। और लीवराम 3 जो है वो आ रहा है हमारा कितना जगह, डी कितना है 360 माइनस 40 320 mm लीवराम आ गया। ये लीवराम आ गया, ये हमारी फोर्स आ गई। सारी फोर्सेस और सारे लीवराम हमने कैलकुलेट कर लिए भाई। अब इनको एज इट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी आर इंटू लीवराम आर, ये 82051.2 इंटू में 332.87 ये आ गया एक। तो माइनस C2 इंटू लीवराम 2 9137.4 इंटू लीवराम 2 क्या है 299.53 प्लस C3 इंटू लीवराम 3 ये 19558.14 इंटू 320। वैल्यूज जो हैं अलग अलग करके लिख लेते हैं। 82051.2 इंटू 332.87 यह आ रहा है 2731238.2.94 प्लस माइनस दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा 9137.4 इंटू 299.53 यह आ रहा है 27369.25.422 प्लस 19558.14 इंटू 320 6258604.8। तो ये आ रहा है हमारा एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा था ये प्लस 2731238.2.94 माइनस 2736925.422 3083.4062.32 न्यूटन मिलीमीटर। इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 10⁻⁶ 30.83 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा भाई डिजायर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो कोई भी नई चीज नहीं थी ऐसी, सिर्फ कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। वो क्या था, एक तो ज्योमेट्री का और दूसरा कैलकुलेशन का। सिर्फ ये दो चीज अगर ध्यान रखते हो तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम था जो नॉर्मली पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपने किया है। तो एक तो थोड़ा कैलकुलेशंस में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, दूसरा आपकी ज्योमेट्री को समझने में किसी भी तरीके से करोगे बट आपको आंसर सही करना है और प्रोसीजर सही लगाना है, लॉजिक सही होना चाहिए, मेथड चाहे जो मर्जी फॉलो करो। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस प्रोसीजर से फॉलो कर रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है मैं इस पर्टिकुलर मेथड से इधर कैलकुलेट करूंगा। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी, शो कर दी और डिजायर्ड आंसर हमारा आ गया। ये सारी वैल्यूज अब आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। C1 C2 की जो सारी वैल्यूज हैं आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा डायग्राम पहले ही हमारा थोड़ा सा होच-पोच हो गया है, तो अब ज्यादा और इसको खराब नहीं करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।